हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई देखो, आज हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की लास्ट क्लास है और आपको जैसे कि पता है कि हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रू फॉल्स, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स कराए थे। आज मैं आपको 45 एमसीक्यू कराऊंगा आज की क्लास के अंदर। जितने भी हमने अभी पढ़ा पीछे वो उसी सेक्शन से रिलेटेड, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो, जो हमने अभी पीछे वाली क्लास में पढ़ा है ना, वही एमसीक्यू में आएंगे वापसी, सारे एमसीक्यू में आएंगे। देखना, स्टार्ट करते हैं एक एक करके 45 तक पहुंचना, ठीक है। द अंडरटेकिंग कंटेन इन अ प्रोमिजरी नोट, अंडरटेकिंग कंटेन, और यही चीज मैंने यहां पर देखी थी। देखो 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 देखो, द अंडरटेकिंग कंटेन इन अ प्रोमिजरी नोट, द अंडरटेकिंग कंटेन इन अ प्रोमिजरी नोट पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल। क्या बोलते बच्चे? अनकंडीशनल। क्लियर है नहीं है? था फिलअप, ठीक है। और ऐसी जब पेपर में आता है ना, पेपर में जब एमसीक्यू पूछता है, यहीं से पूछता है, एक एक मैच करता है, हल्का सा भी चेंज नहीं होता। द बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन अनकंडीशनल, देखो ये मैचिंग, द बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर है, सेम बिल्कुल। यहां डैश करके ऑर्डर, अच्छा ये ऑर्डर यहां लिख दिया, अनकंडीशनल ऑर्डर। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, याद करो, बहुत बार बोला था एमसीक्यू पूछेगा, चेक क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 13। आ रहा है क्लियर? अब देखो, ऐसे तो करते रहेंगे तो कितनी जल्दी हो जाएगा। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रेफर टू, सेक्शन 14 क्या कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक। वैसे सेक्शन 14 दोस्तों हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे स्टडी मैट के अंदर सेक्शन 14 है ही नहीं। फिर भी यहां पर एमसीक्यू दे रखा है। मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी जैसे पुराने सिलेबस होते हैं ना, तो अपडेट आते हैं, एडिशन आते हैं, नए नए एडिशन आते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो नया एडिशन है एकदम। तो नए एडिशन के अंदर कुछ बातें, कॉन्सेप्ट को तो हटा देते हैं, पर उसके एमसीक्यू हटाना भूल जाता है इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं करता, कॉन्सेप्ट को डिलीट कर देता है। तो सेक्शन 14 पहले था 2012 सिलेबस के अंदर, तब वहां से डिलीट कर दिया और आज तक ऐसे चलता हुआ आ रहा है और यही चल रहा है दोस्तों। और ये वाला हमेशा कहता हूं, सेक्शन 14 आपको बोलता है कि अगर कोई बैंक किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट का पहले अच्छे से वेरिफिकेशन करेगा, तब जाकर वो पेमेंट करेगा बैंक। क्या बोलता है सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि अगर कोई बैंक किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करता है तो पहले उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई करेगा, ढंग से उस इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई करेगा, तब जाकर उसकी पेमेंट करेगा। तो देखो कहां पर है, द पेमेंट बाय द बैंक ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बी इज राइट आंसर। तो समझ में आएगा क्या बोलेगा सेक्शन 14 है नहीं सिलेबस में। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो इंस्टीट्यूट पागल है, वो डाल देता है भाई। तो इसलिए आप सुन लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 14 कहता है, जब भी कोई बैंक किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करेगा तो पहले उस इंस्ट्रूमेंट को ढंग से वेरीफाई करेगा, फिर पेमेंट करेगा, ठीक है। if an instrument may be constructed either as a promissory note or a bill of exchange, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को promissory note और bill of exchange दोनों ट्रीट कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ambiguous इंस्ट्रूमेंट। याद करो पूरी कहानी, बहुत सिंपल है। If a minor draw inducement delivery and negotiate an instrument, अगर कोई माइनर इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करता है, एंडोस कर देता है, डिलीवरी कर देता है, पोजीशन ट्रांसफर कर देता है और नेगोशिएट कर देता है इंस्ट्रूमेंट को, सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड। वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ? उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मान लो माइनर मैं हूं, मान लेते माइनर मैं हूं और आप मेजर हो, आपके दोस्त मेजर है, आप सबको दो मेजर हो, तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करा आप तीनों के बिहाफ पर। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन बाउंड होगा इसको इंस्ट्रूमेंट को पूरा करने के लिए? एक्सेप्ट माइनर, बाकी सारे बाउंड हो जाएंगे। माइनर कभी भी किसी चीज के लिए लायबल नहीं होता, सिर्फ बेनिफिशियल के लिए ही ऐड करा जाता है। तो ऑल पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट बाइंड होंगी उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो हम 4 जने हैं, 4 जनों ने ज्वाइंट बिल बनाया, ठीक है। ज्वाइंट बिल बनाया, बिल बनाकर पेमेंट करनी थी किसी सी को, तो 4 जनों को 1000 पे करनी थी, उसमें से एक माइनर था, तो माइनर बाइंड नहीं है 1000 रुपए करने के लिए, बाकी सबको पे करना पड़ेगा, माइनर के बिहाफ को भी अपना भी। तो माइनर बाइंड नहीं होता किसी भी चीज के लिए एक्सेप्ट माइनर को छोड़कर, बाकी सारी पार्टी बाउंड है। अगर माइनर ने ड्रॉ करा, एंडोस करा, कुछ भी करा, उसको क्लियर है नहीं है। अगर कोई माइनर ने बिल बनाया हो या किसी को साइन कर दिया हो तो उसके लिए माइनर को छोड़कर बाकी जो भी पार्टी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में होगी वो बाउंड होगी। In promissory note, the amount may be payable, must be certain or uncertain, is usually uncertain or none of the above। आप मुझे बताओ, प्रोमिसरी नोट जब होता है उसके अंदर जो अमाउंट पेबल करा होता है, क्या वो सर्टेन होना चाहिए या अनसर्टेन होना चाहिए? पता नहीं हो क्या अमाउंट पे करना है। अगर कोई बंदा आपसे प्रॉमिस कराए कि मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, तो अमाउंट सर्टेन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपको पे करूंगा, कितना? 10,000 20,000 कितना? 10,000 पे करूंगा तो 10,000 अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर मस्ट भी सर्टेन होना चाहिए अमाउंट, चाहे प्रोमिसरी नोट है चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज, अमाउंट मस्ट भी सर्टेन होना चाहिए। अ चेक इज अ क्रॉस्ड
when it is bear across its face on addition of the name of the banker either with or without word negotiable। अगर कोई भी चेक को क्रॉस करा जाता है ऐसे करके और उसमें बैंक का नाम लिख दिया जाता है, बैंक का नाम, किसका नाम लिख दिया जाता है, बैंकर का नाम लिख दिया जाता है, और जिस चेक में बैंकर का नाम होता है चाहे वो क्रॉस करा हो चाहे ना करा हो, अगर करा होगा तब भी स्पेशल बोलते हैं, नहीं करा होगा तब भी स्पेशल बोलते हैं। तो अगर बैंकर का नाम है तो मतलब समझ लेना वो स्पेसिफिकली क्रॉसिंग होती है। उसको जनरल क्रॉसिंग क्या होती है, उसके अंदर बैंक का नाम नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ क्रॉसिंग लगी होती है। जिस क्रॉसिंग के अंदर बैंक का नाम होता है, बैंकर का नाम डाल दिया, उसको जनरल स्पेसिफिक क्रॉसिंग कहते हैं। अंडर सेक्शन 108 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1800 इट इज प्री-अज्यूम्ड दैट until the contrary is proved every transfer of negotiable was made। देखो प्रीजम्पशन पे चलते हैं दोस्तों, ये आपको प्रीजम्पशन समझ में आएगा। मैंने कहा था इसकी भी पर एमसीक्यू आते हैं, पर अगर आप खुद से पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीजम्पशन पे चलते हैं। अब प्रीजम्पशन के बेस पर जो आपके पास जो अभी आपने देखा उसका आपके पास वो कहां मिलेगा आपको, यहीं पर। टाइम ऑफ ट्रांसफर देखो कि टाइम क्या होना चाहिए, ट्रांसफर एवरी ट्रांसफर नेगोशिएशन वाज मेड बिफोर दी मैच्योरिटी। कहता हम कब ट्रांसफर कर सकते हैं, मैच्योरिटी होने से पहले। ऑब्वियस सी बात है यार, आपका बिल है, आपके बिल में ड्यू डेट है कि 3 महीने में पेमेंट करनी है, तो 3 महीने तक जितनी मर्जी बार ट्रांसफर कर लो। जिस दिन तीसरा महीना एक्सपायर होगा, जिस दिन वो दिन एक्सपायर होगा, उस दिन के बाद ट्रांसफर कैसे होगा, उस दिन तो मैच्योरिटी डेट है। तो मैच्योरिटी डेट से पहले ट्रांसफर करी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड प्री एजम्पशन। तो प्री एजम्पशन मानेंगे, अगर वहां पर ट्रांसफर डेट नहीं लिखी तो हम मान के चलेंगे भाई मैच्योरिटी होने से पहले ट्रांसफर कर लो आप। अब आप वहां पढ़ना जरा, अब प्री एजम्पशन देख लो आप खुद ही पढ़ोगे तो इतना आसान है। बस एक ही चीज तो बताइए कि ये खुद पढ़ लेना, इतना तो कर सकते हो, एक झलक मान लेना, ज्यादा इतना वो नहीं इंपॉर्टेंट। कहता है द एवरी नेगोशिएबल ये रहा ऊपर, until the contrary is proved that every transfer of negotiable instrument was made before its maturity। हर कोई ट्रांसफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कब होगा, मैच्योरिटी से पहले, या मैच्योरिटी के दिन पर, या मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी से पहले। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। Who among the following cannot cross the check। देखो ड्रॉर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंकर कर सकता है, फॉरनर नहीं कर सकता। तो कौन चेक को क्रॉस नहीं कर सकता, फॉरनर। बाकी बताया था मैंने। The presumption as to the date of the negotiable instrument under section 118, presumption section 118 में है, section 119 के अंदर आपके पास डिफॉल्ट फैक्ट ऑफ द डिसऑनर्ड है। That every negotiable instrument being a date वाला presumption पढ़ो। डेट में क्या लिखा है, डेट was made or drawn। अब फिर दोबारा चलते हैं presumption, एक करके सारे पढ़ लिए पिछली क्लास में मैंने, आपको करने की जरूरत ही क्या हुई, मैंने पढ़ा दिया। तो प्रीजम्पशन आप देखो डेट से रिलेटेड बातें देखो, ये तो आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ता है चीजें, जो कभी कभी क्या होता है डेट से रिलेटेड। देखो एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बीइंग अ डेट as was made or drawn on that date। तो भाई किस क्या कहते हैं आपके पास डेट के रिलेटेड, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि डेट क्या होनी चाहिए, मतलब जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस डेट पर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया उसी डेट पर बियरिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वो। मतलब इन द सेंस कि अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप डेट नहीं मेंशन करते उसके अंदर, तो जिस दिन आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया वही डेट उसकी मान ली जाएगी। ऑन सच डेट क्या बोलेंगे, ड्रॉन ऑन दैट डेट, जिस डेट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना वही डेट मान ली जाएगी नेगोशिएबल। मतलब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया पर उसमें डेट नहीं लिखी, डेट मेंशन नहीं करी, तो हम प्रीजम क्यों मान लें, प्री अजम्पशन क्या मान लेंगे, पहले से क्या अज्यूम कर लेंगे, जिस डेट पर अगर आपने किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेट नहीं लिखी तो जिस दिन वो बनाया था उसी दिन की डेट मान ली जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्री अजम्पशन, पहले से अज्यूम कर लेना। आओ जरा क्या आएगा आंसर भाई बताना, किस डेट पे, डेट से प्रायर मतलब पहले, या ऑन सच डेट। सर यस ऑन सच डेट। तो अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये ना बता रखा हो कि कब वो बना है कब क्या है, तो उस डेट पे लिख देना जिस डेट पे वो बनाया गया था। तो अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट मिसिंग है तो सेक्शन 118 क्या 118 प्रीजम्पशन का क्या कहता है, प्रीजम्पशन का सेक्शन 118 है वो क्या कहता है, जिस डेट पे बनाया था उसी ऑन सच डेट। ऑन सच डेट का मतलब जिस डेट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसी डेट उसकी मान लेंगे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। Where a check is crossed generally the banker on whom it is drawn। ये कहने की कोशिश करा, अगर किसी चेक के अंदर क्रॉसिंग लगा दी गई है तो बैंकर अब क्या करेगा, बैंक को जब वो चेक दूंगा तो बैंक क्या करेगा, उस चेक को किसी दूसरे बैंकर को ही देगा, किसी पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं करेगा। मतलब किसको देगा, या तो बैंक में डेबिट कराएगा। मतलब अगर मुझे कोई चेक मिला और बैंक के पास आया तो उस क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि आप मुझे मेरे को पैसा नहीं दोगे कैश एट द टाइम, आप मेरे अकाउंट में मतलब किसी बैंकर में ट्रांसफर करोगे, मेरे अकाउंट में किसी बैंक पर ट्रांसफर करोगे। तो शैल नॉट पे इट
अदरवाइज देन टू दी बैंक का। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको उस टाइम पे नहीं करा जाएगा, अदरवाइज को कब करा जाएगा, उसके बैंक के थ्रू पे करा जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि अगर किसी चेक के अंदर क्रॉसिंग है तो बैंकर को एक इंस्ट्रक्शन मिली है कि वो चेक उसको एट द टाइम पे मत करो, उसके बैंक के थ्रू पे, अदरवाइज का मतलब उसके अलावा बैंक के थ्रू पेमेंट कर दो। ठीक ठीक। कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल टू, अगर ऐसा कोई भी एप्लीकेबिलिटी का लगा है तो आंख बंद करके आप लिख देना होल ऑफ इंडिया। ठीक है, होल ऑफ इंडिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया था भैया? 1 मार्च 1882 को। ये मैंने पिछले क्लास में बताया आपसे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से सेक्शन में लिखा है, डिफाइन करा गया है? सेक्शन 13 के अंदर। अंडरटेकिंग कंटेन किस में होता है? वो सेम क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा, अनकंडीशनल। विच ऑफ दिस नॉट नेगोशिएबल एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है। डैश इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर कस्टमर यूजेस, कस्टमर यूजेस के हिसाब से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई बताओ। देखो देखो, डिलीवरी नोट मैंने लिखवाया था, रेलवे रिसिप्ट लगाया था, गवर्नमेंट प्रोविजन, प्रोविजन नोट तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, पर कस्टमर यूजेस के हिसाब से कौन सा नहीं है? मैंने कहा ये लो, चेक नहीं है। चेक के लिए तो अलग सेक्शन है ना दोस्तों। कस्टमर यूजेस का मतलब क्या है? जो जनरली चल रहा है, जो एक्ट में डिफाइन नहीं है, वैसे इनके फीचर मैच कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। कस्टमर यूज का मतलब क्या बताया था मैंने कि एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स मैच करते हैं, इसलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। पर चेक तो एक्ट में डिफाइन है, चेक तो डिफाइन करा गया है, तो कस्टमर यूजेस का मतलब है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो प्रोविजन नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ गवर्नमेंट प्रोविजन नोट है, सिर्फ प्रोविजन नोट नहीं लिखा, गवर्नमेंट प्रोविजन, ये अलग होता है। तो प्रोविजन नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को छोड़कर ये हो गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टेटस, और एक नेगोशिएबल बाय कस्टमर यूज होगा जो एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो चेक एक्ट में डिफाइन है इसलिए हटा दिया यहां से। क्लियर है नहीं है? एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट, इसको बोलते हैं इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे अब बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर और चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए तो कहा था जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखो बार बार एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं। देखो एक नई चीज आई यहाँ पर, एक नई चीज है। देखो यहाँ पर ये आना तो नहीं चाहिए था, ये कंपनीज एक्ट का पार्ट होता है। इंटरमीडिएट लेवल पे आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे पूरा, कंपनी लॉ, तो वहां का एक पार्ट है। A corporation can be a party to negotiable instrument. Yes, एक कॉर्पोरेशन पार्टी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। कॉर्पोरेशन पार्टी होती नहीं होती नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? हाँ, मैंने बताया था ना, कैपेसिटी टू अ पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर एक कॉर्पोरेशन को भी बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो उसका मतलब क्या होता था उसमें मैंने बताया तो था, वैसे कंपनी लॉ के अंदर भी मैंने बताया भी था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कुछ डिस्कस करा था। दिखाऊं आपको? ये देखो देखो दोस्तों, कैपेसिटी पढ़ा था हमने, और यहाँ पर हमने कॉर्पोरेशन पढ़ा था। ये देखो कॉर्पोरेशन, और यहां पर लिखा था कि ऑथराइज्ड बाय इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कॉर्पोरेशन तभी बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू या ड्रॉ एक्सेप्ट कर सकता है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, वो एक्सेप्टेंस अथोराइजेशन दे। और यहाँ पर क्या आएगा? तो कॉर्पोरेशन कैन बी पार्टी, कॉर्पोरेशन पार्टी बन सकती है, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू ड्रॉन और एक्सेप्ट कर सकती है जब ऑथराइज्ड बाय इट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद रहेगी बात? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ, वैसे कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ा जाता है ये, और यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया था। ग्रेस डे पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ नेगोशिएशन अदर देन पेबल ऑन डिमांड इज, कितने दिन की होती है ग्रेस डे? 3 दिन की होती है। इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में एक्सप्लेनेशन 6, सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1A, सेक्शन 6 का ऐसे लिखते हैं। देखो ये नहीं, इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज A। ये तो सेक्शन 6 का हो गया, यहां लिखा होता है सेक्शन 6 का लिखा होना चाहिए एक्सप्लेनेशन 1A। ये ऐसा होगा, ये कंफ्यूज करेगा आपको ऐसा देकर, ये नहीं होगा। क्या होगा? सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1A ऑफ सेक्शन 6 लिख दो, या एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 6 लिख दो, ये होता तरीका लिखने का। ठीक है, सेक्शन 6 ये मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था। इफ द माइनर ड्रॉ इंडोर्स डिलीवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड विद ऑल पार्टी एक्सेप्ट माइनर, अभी पढ़ा है हमने जस्ट। कितनी पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? 3 पार्टी होती है, और ये देखो बार बार आएगा, अभी देखना। A promissory note, bill of exchange and check drawn made in India and payable drawn upon any person resident in India, मतलब ड्रॉ भी इंडिया में करा है, रेसिडेंट भी इंडिया है, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? नहीं कहा जाएगा। अब बताओ, इतना सिंपल है दोस्तों, इतना सिंपल है। इफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्शन आइदर, कोई प्रोमिजरी नोट वाले बिल ऑफ एक्सचेंज, एम्बिग्यूअस बोलते हैं उसको, बोलते नहीं बोलते? गलत है, यहां एन नहीं आएगा, एन एम्बिगियस आएगा, अन नहीं आएगा, एन एम्बिगियस डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये राइट आंसर है बी, और इसका होगा एन, इसलिए लिखा है ना अनएम्बिगियस, तो होगा एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, ये होगा ए। यूएन की जगह पर ए एन आना चाहिए, यहां पर अपनी बुक में ठीक कर लेना एक बार, यूएन की जगह पर ए एन आना चाहिए, एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट होगा, ऑब्वियस ही बात है, और कोई है ही नहीं यहां पर। ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों ट्रीट किया जा सकता है, वो एम्बिगियस बोलते हैं। तो ए आया तो ए के साथ ए एन लगेगा, आर्टिकल क्या कहता है? ए एन कहां यूज करते हैं? जब वोवल्स होते हैं तो ए एन का यूज करा जाता है ए की जगह पर, एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट।
If a word not negotiable are used for special crossing, the check is not transferable, transferable, negotiable under the circumstances, and none of the above. ट्रांसफरेबल होता है दोस्तों, बुक के अंदर इसका आंसर गलत दे रखा है. जब वर्ड नॉट नेगोशिएबल होता है किसी क्रॉसिंग के अंदर, उसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल. नॉट ट्रांसफरेबल दे रखा है बुक के अंदर, गलत है, ये गलत है दोस्तों. ट्रांसफरेबल होता है, दिखा दूंगा आपको, अपनी आपकी बुक के अंदर दिखा देता हूं आपको, जब नहीं पढ़ा था. यहां पर नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएशन, ट्रांसफरेबल लिखो. सेक्शन 124 एक्ट, द वर्ड नॉट नेगोशिएबल इज क्रॉसिंग द सेक्शन, कहां है, एक मिनट दे रहा. द वर्ड नॉट नेगोशिएबल इज डज नॉट मीन नॉट ट्रांसफरेबल. मतलब इसका मतलब क्या है, नॉट नेगोशिएशन वर्ड का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं, मतलब ट्रांसफरेबल है. डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये मत मान लेना कि नॉन ट्रांसफरेबल है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफरेबल है. बुक के अंदर आंसर गलत है आपका, बुक के अंदर दोस्तों आंसर गलत है. और यहां पर जो लिखा है और ए लगा रखा है बुक के अंदर, आंसर जो दे रखा है वो आपका ए दे रखा है, जबकि तीसरे का आंसर आपके पास बी रहेगा, ट्रांसफरेबल है. आगे बढ़े. क्रॉसिंग इज अ चेक, क्रॉसिंग इज अ चेक इफेक्ट, नेगोशिएबिलिटी ऑफ द चेक, मोड ऑफ द पेमेंट ऑफ द चेक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. देखो क्रॉसिंग जो बताती है ना, दोनों बताती है कि पेमेंट कैसी होनी चाहिए. क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि पेमेंट कैसी होनी चाहिए, पेमेंट अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक है. और साथ में नेगोशिएबिलिटी ऑफ द चेक, चेक की नेगोशिएबिलिटी, मतलब अब ये चेक किसी और को ट्रांसफर करोगे तो नेगोशिएशन वर्ड का यूज करा जाएगा इसके अंदर. इसका मतलब एंडोस, नियर बाय द एंडोर्समेंट. क्योंकि अगर मैं यहां पर अकाउंट पे लिख गया है, चेक के अंदर क्रॉसिंग लगा दी, तो उसको कैश में नहीं होगा, वो नेगोशिएबिलिटी बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा, ठीक है. तो आप इसके अंदर बोथ ए एंड बी इसलिए लिखो क्योंकि वो क्रॉसिंग अगर चेक की करते हो तो उसका इफेक्ट ये निकल कर आता है, ठीक. इसका मतलब ये है कि दोस्तों नेगोशिएबिलिटी ऑफ चेक और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ चेक. पहली बात तो अगर हम किसी चेक के अंदर क्रॉसिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या निकल कर आएगा, इफेक्ट ये निकल कर आएगा कि अब ये सेल्फ की तरह का, किसी को भी हम इजीली डिलीवरी नहीं कर सकते, आपको नेगोशिएबिलिटी करनी पड़ेगी. मतलब नेगोशिएशन कैसा होगा भाई, एंडोर्समेंट और डिलीवरी से होगा. पहले एंडोर्स करना पड़ेगा फिर डिलीवरी. एक तो ये नेगोशिएबिलिटी की बात हुई, और दूसरा हम मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं. इसका मतलब कैश में नहीं मिलेगा पैसा, कहां मिलेगा, डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा. तो बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर, ठीक है. When a promise note bill of exchange transfer to any person to continue the person to hold the instrument is said to be. जब कोई promissory note बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं, किसी पर्सन को ट्रांसफर, सो एज टू कंटिन्यू द पर्सन द होल्डर, और वो पर्सन एज कंटिन्यू करा एज अ होल्डर, द इंस्ट्रूमेंट इज सेड, द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी. देखो अगर हम किसी पर्सन को, अगर हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक है और हमने किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया और वो पर्सन होल्डर है उस पर्सन, तो इसको बोलते हैं नेगोशिएबल. क्या बोलते हैं इसको, नेगोशिएबल कहा जाता है. तो नेगोशिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे का दे देना. नेगोशिएबल करने का मतलब क्या हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसका नाम होगा वो बैक साइड के अंदर क्या लिखेगा, उस पर्सन का नाम लिखेगा जिस पर्सन को ट्रांसफर करना है. दैट इज को नेगोशिएट. ट्रांसफर में नेगोशिएशन में डिफरेंस समझ में आया. ट्रांसफर में क्या करना, सीधा चेक पकड़ा दिया, ये लो भाई तेरे को ट्रांसफर हो गया. पर नेगोशिएशन में नाम भी ट्रांसफर करना पड़ता है, कि पीछे बैक साइड में लिखना पड़ता है कि भाई इस पर्सन से इस पर्सन को ट्रांसफर हुआ है, ठीक है. तो नेगोशिएशन होता है. अगर हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वर्ड नेगोशिएशन वर्ड का यूज करा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांसफर वर्ड का यूज नहीं किया जाता. द मैच्योरिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल of its presentation, of its acceptance or none of this. भाई बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, बताओ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी कब होगी, जिस दिन की ड्यू डेट होगी उस दिन होगी. ऑब्वियस ही बात है भाई. प्रेजेंट करने में भाई आज मुझे बिल दिया, उसमें 3 महीने लिखे हुए, मैं आज आके सामने प्रेजेंट कर दूं तो आप पेमेंट कर दोगे क्या आज, और जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन पेमेंट हो जाएगी. आप समझे प्रॉब्लम को, समझे भाई. देखो आपने मेरे को बिल ड्रॉ करके दिया, आप बिहार आपके पास आ गए बीपी में, मैंने एक्सेप्ट करा बीपी, क्या आज ही मुझे पे करना पड़ेगा, नहीं सर. अच्छा जिस दिन मैं आप मेरे पे आए पैसे लेने, मान लो 3 महीने का टाइम था, आप 2 महीने के अंदर आगे पैसा मांग रहे थे, उस टाइम पे करना पड़ेगा, नहीं. तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के टाइम पे भी नहीं पे. मैच्योरिटी कब होगी, जब ड्यू डेट होगी, जिस दिन 3 महीने एक्सपायर होंगे उस दिन पे करना पड़ेगा. तो एट विच इट फॉल ड्यू, जिस दिन ड्यू डेट आई उस दिन पेमेंट होगी, मैच्योरिटी डेट उस दिन मानी जाएगी. When the day of promissory note bill of exchange at the maturity on a public holiday, ये आपको अकाउंटिंग का पार्ट में समझाया है. अगर कोई पब्लिक हॉलीडे होता है, पहले से पता है, अगर हॉलीडे हमें पहले से पता है, पब्लिक हॉलीडे पहले से पता होता है तो एक दिन पहले सबमिट कराओ. अगर सडनली हॉलीडे आ जाता है तो एक दिन बाद आपको पेमेंट करनी होती है. तो अगर पब्लिक हॉलीडे इसका मतलब पहले से पता है, 2 अक्टूबर 15 अगस्त पहले से पता, 26 जनवरी पहले से पता है कि होना है, तो एक दिन पहले पेमेंट होगी क्योंकि उस दिन बैंक बंद होते हैं. तो प्रीसीडिंग डे एक दिन पहले, प्रीसीडिंग नेक्स्ट डे या पहले एक दिन पहले, एक दिन पहले. दोस्तों ये मैं एक मान कर चल रहा हूं
कि आपने अकाउंटेंसी में इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। अब बियर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड, सिर्फ डिलीवरी ओनली, एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती कि उसमें नाम ही नहीं होता तो डिलीवरी कर दो बस सीधे सीधा। एंडोर्समेंट और डिलीवरी कब होता है? जब उसके अंदर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी राइटिंग, अनकंडीशन, प्रोपर स्टैम्प, ऑल ऑफ दिस। राइटिंग होना चाहिए, अनकंडीशन, और मैंने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर स्टैंप लगती है जबकि चेक के अंदर स्टैम्प लगी। डिफरेंस में जाके देखो, डिफरेंसेस में चेक के अंदर स्टैम्प की जरूरत नहीं होती, पर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिजरी नोट के अंदर स्टैम्प की लगने की जरूरत होती है। अब प्रोमिजरी नोट मस्ट बी राइटिंग एंड साइन बाय द मेकर, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या बताऊं मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, प्रोमिजरी नोट के अंदर 2 पार्टी होती है, चेक के अंदर 3 पार्टी होती है। पहुंच गया ना सीधा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग की जरूरत नहीं होती। अब मैं इसमें क्या बताऊं भाई, सब कुछ तो बता दिया। An instrument is drawn conditional for a specific purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring property. It is called escrow instrument. जब हम याद करो escrow instrument बताया है, जब हम कंडीशन लग जाती है इसके अंदर कि भाई अगर वो बंदा पैसे नहीं देगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं मैं पे कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। जहां पर कंडीशन आ जाता है कि भाई मेरी लायबिलिटी कोलेटरल है, सेकेंडरी लायबिलिटी है, कि जब वो बंदा पैसा नहीं देगा बैंक को तब बैंक मुझे पकड़ेगा, कोलेटरल लायबिलिटी, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। व्हेन अ चेक इज पेबल अक्रॉस द काउंटर ऑफ बैंक, दैट इज कॉल्ड ओपन चेक। ये आपको कंफ्यूज करेगा, बियर वर्ड का यूज करेगा, ओपन वर्ड का भी यूज करेगा, तो बियर और ओपन, ओपन पे टिक लगाना हमेशा। बाकी यहां पर तो नहीं दिया, पर यहां पर ओपन चेक आएगा क्योंकि ओपन चेक के अंदर बियर और ऑर्डर दोनों होते हैं और दोनों के दोनों पेपर ऑन दी काउंटर होता है, काउंटर के अंदर पेमेंट हो जाती है, मतलब काउंटर पे जमा कराओ पेमेंट हो जाएगी। डे ऑफ ग्रेस कितने दिन की होगी? 3 दिन। और चेक इज ऑलवेज पेमेंट ऑन डिमांड, चेक हमेशा क्या होगा? पेपर डिमांड पर होगा। बताओ क्या समझ में आया नहीं आया? सिर्फ पूरे 45 में से 2 से 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार ये एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, नहीं तो एक बारी में आप सारा निपटा दोगे। 3 बार अभी कर लोगे नहीं, बस जिंदगी भर नहीं बोलोगे पेपर के अंदर नेगोशिएबल पूरा 100% सही है। मेरी बात सुनना दोस्तों, एमसीक्यू को रट जाओ ढंग से। अगर आप मेरी बात मानोगे आपके 90+ आएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं। एमसीक्यू को रट जाओ, रट ढंग से रट लो, ठीक है। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया, मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली, अब आपकी मेहनत है। कोई प्रॉब्लम आ रही पूछ लो, पर एमसीक्यू को रट लो ढंग से। 5-5 बार मन होना चाहिए अंदर से करने का, 5 बार करो उनको, बार बार रट जाओ ढंग से। समझ में आ गया ना? अब लिख लिख के करो, लिख लिख के करो, पढ़ो मत, लिख लिख कर, तब आएगा समझ में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। चैप्टर खत्म हो गया, पहले इनको थैंक यू।